ये जो अभी आंदोलन चल रहा है, क्या ये राजनीतिक रूप ले चुका है? क्या ये पहले राजनीतिक शिकार है या अभी ठीक है? देखो जगदीप भाई, राजनीति शब्द का इस्तेमाल करना हम लोगों को वाइजली चाहिए। हमारा डॉट 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 बिना सिक्योरिटी के घूम रहा है, इतने बड़े बड़े आदमियों को पहुंचा दिया। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका का राष्ट्रपति था, राष्ट्रपति रहते हुए माथे में गोली मारी थी उसके, क्योंकि वो इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर चुका है। आम जनता ये सोचे कि बलहारा साहब को हम वोट देंगे तो बलहारा साहब जब पार्टी बनाए या पार्टी में आए तो बलहारा साहब भी उसी चीज़ का एक हिस्सा हो जाएंगे। बलहारा जिस दिन पार्टी बनाएगा तो ये समझ लीजिएगा वो आपको बेचने के लिए ही बनाएगा। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस टाइम भाई जंतर मंतर पे, हाँ, और जंतर मंतर पे बहुत सारे इंटरव्यू कर लिए, पहलवान तो खरीदते नहीं हुए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चले जाए हैं। फिलहाल हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत है, डॉट 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 नाम लेवा तो चैनल उड़ना उड़ जाए, इतनी बड़ी शख्सियत है। आप देख लो, लोग मोदी साहब तक गाड़ी देते हैं, चैनल नहीं उड़ता, उस आदमी का नाम ले दिया तो चैनल उड़ जाए। हमारे साथ हैं बलहारा भाई साहब, पूरा नाम नहीं लेते हम, भाई साहब राम राम। राम राम भाई जगदीप। मतलब ये खूबी कब आई भाजपा ने, सरकार ने कब टेंशन हुई चैनल उड़ाने की? ऐसा क्या काम करा आपने? देखो क्या है, लोग जब लड़ाई लड़ते हैं तो वो सेलेक्टिव लड़ते हैं। वो एक पार्टी को टारगेट कर लेते हैं और दूसरी पार्टी के समर्थन का इंतज़ार करते हैं कि वो उनको सपोर्ट करे या वो उनके सपोर्ट में जाके बैठे और उनसे कुछ बेनिफिट उठा ले। उस चक्कर में वो अपनी लड़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और कुछ तथ्य छुपा के और बाकी की लड़ाई लड़ते हैं। अब आपने देखा होगा कि 3 साल पहले सरकार ने हम लोगों को घरों में कैद कर दिया। मैं कैद होने से पहले बोला करता था, तो पूरा विश्व हो गया था कमरे में, नहीं ऐसा? ये सरकार ही तो थी ना, हर देश में सरकार ही तो है। हाँ, मतलब हर देश में सरकार है। नॉट एग्जैक्टली भाजपा ना, भाजपा नहीं, सरकार बोला मैंने तो। क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने भी किया, जहां कम्युनिस्ट थे वहां भी हुए, केरल में भी, जहां शिवसेना थी महाराष्ट्र में वहां भी हुए, तो जहां ममता बनर्जी थी वहां भी हुए, जहां अरविंद केजरीवाल बैठा था आम आदमी पार्टी वहां भी हुए। तो मतलब एक भी सरकार ऐसी, और इंडिया में भी हुए और कनाडा में भी हुए और अमेरिका में भी हुए और इंग्लैंड में भी हुए। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि सरकारों ने लोगों को घरों में कैद कर दिया। ये बात होने वाली है, इस बात का 2017 में बिल गेट्स ने ऐलान किया था कि आने वाले वक्त में हम जो बायो युद्ध लड़ेंगे उसके अंदर हम लोगों को घरों में कैद करेंगे और आने वाला जो युद्ध होगा वो इस नाम से होगा, जो बीमारी का नाम था, वो नाम लेने से चैनल उड़ जाता है। तो इसीलिए मैंने नहीं बोला, जो शब्द उड़ जाएंगे वो मुझे मालूम है किस किस से उड़ते हैं। तो मैंने उस टाइम पे बोला कि ये आने वाला है, इससे बचना, इस षड्यंत्र में मत फंसना। किसानों के 3 कानून लागू हो गए, तो तीनों कानूनों के ऊपर फिर मैंने जब वो पढ़े तो मुझे समझ में आ गया कि सारा खेल वहीं से चल रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट के ऊपर 2017 में उन लोगों ने एक वीडियो अपलोड करी थी 2.5 मिनट की, 2 मिनट 20 सेकंड की, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम 2030 तक एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जिसमें यू विल ऑन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। मतलब आपका किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी चीज़ का मतलब ज़मीन, मकान, गाड़ी, यहाँ तक कि आपके बच्चे और आपके शरीर पर भी आपका मालिकाना हक नहीं रहेगा और आप खुश रहेंगे 2030 तक। और इसका नाम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और इसको चला रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बैठे हुए कुछ लोग पूरी दुनिया के जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जो वेलफेयर के नाम पर पूरी दुनिया को काबू करना चाहती हैं। डरा रहे हो आप? नहीं, ये ऑलरेडी रिकॉर्ड में है, इट इज़ ऑन रिकॉर्ड। अगर आप दावोस में चल रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर वो मतलब जो मीटिंग थी पूरी की पूरी, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, कनक्लेव हुआ था, आप उसको पूरी को सुन लो, आपके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाएगी। मैं जो बात बोल रहा हूँ वो ये बोलचे ये पॉसिबल है, हैकेबल इंसान पॉसिबल है। यानी आप क्या सोचोगे, आप क्या करोगे, आप क्या कहोगे, आप क्या बोलोगे, सब कुछ बटन से डिसाइड होगा। ये पॉसिबल है, वो कर चुके हैं ऑलरेडी। यानी वो चिप लगाई जाएगी, उसके बिना भी कर सकते हैं वो लोग, लेकिन उसके लिए ट्राई किया उन्होंने कि पूरी दुनिया को अगर एक ही सिरे से चलाना है तो उसके लिए चिप लगाना ही सबसे बढ़िया चो रहेगा। और वो दिमाग में नहीं, वो ट्राई कर रहे हैं सबसे पहले आपको ये कहकर कि आपका शरीर वो क्या करेंगे, मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। चिप है, उस चिप का काम है आपके दिमाग के साथ आपके शरीर को एक न्यूरल नेटवर्क देना, यानी कि कंप्यूटर का नेटवर्क देना। अब आप समझिए, पूरा घर में इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है, तो हमारे शरीर में नसों की वायरिंग है। पूरे घर में जब आपको इन्वर्टर लगाना है तो क्या कहता है बिजली वाला
कि जहां आपका मीटर लगा है वहीं लगेगा या कहीं भी लगाया जा सकता है? कहीं भी लगाया जा सकता है। यानी वो नेटवर्क सारा का सारा इंटरकनेक्टेड है। यानी आपकी बॉडी में वो चिप कहीं भी लग जाए, आपके ब्रेन को वहीं से कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब शुरू में वो क्या करेंगे आप लोग, ताकि जैसे अभी 2 साल पहले 26 जनवरी 2021 को जब मोदी जी ने वैक्सीन का वो किया, एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाया, लागू किया कि पूरे देश में मुफ्त देंगे, हम सबको मुफ्त देंगे, पेट्रोल पंप पर बड़ी बड़ी वो लगाई। उस वक्त नरेंद्र मोदी मतलब उस टाइम पे क्या हुआ था कि एक तरफ दहशत हुई है, दहशत फैली है कि अगर आप घरों में कैद नहीं हो और सरकार की बात नहीं मानी तो आप मर सकते हो, और दूसरी तरफ लोग लाइनों में जाकर लग गए। अब एक ऐसा गेम आएगा कि गांव से वो एक आदमी को पकड़ेंगे, जिले से एक आदमी पकड़ लिया बहुत है, क्योंकि जिले का एक आदमी ठीक हो जाएगा तो अखबार के पहले पन्ने पर, आधे पन्ने का खबर छापना आसान है। वो उस खबर में क्या आएगा कि ये 3 साल से जूठा पड़ा हुआ था, इसका शरीर, इससे नीचे का रीढ़ की हड्डी खत्म हो चुकी थी, कोई काम नहीं कर रहा था, डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब तो ये मौत के हवाले हो गया है। इसकी कमर में एक छोटी सी चिप लगी और चिप लगते ही आधे घंटे में बंदा खड़ा हो गया और एकदम चलने लगा। तो सारा देश ये कहेगा कमाल की बात है। फिर एक दूसरा केस वो लेकर के आएंगे। दूसरे केस में क्या कहेंगे, दूसरा केस क्या कहेंगे कि एक आदमी, हमारा ऐसा हुआ कि एक आदमी ने डिप्रेशन में था और उसने जैसे ही चिप लगाई और वो ठीक हो गया, डिप्रेशन खत्म हो गया। तो अगर वो आपको ये कह दें कि जो इस वक्त देश के अंदर मौजूदा हाल में जितनी आम बीमारियां हो चुकी हैं उन बीमारियों का इलाज मात्र एक चिप है, तो आप क्या कहेंगे? आप खुद ही जाकर लाइन में लगकर लगवाओगे ना भाई। लेकिन उस चिप का पीछे से कौन कंट्रोल कर रहा है तो आप जानते ही नहीं। जैसे आपकी जेब में मोबाइल है, आपको तो लगता है ये मेरे कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन असल में इसका सॉफ्टवेयर आपका क्या क्या डाटा ले रहा है आपको वो उसमें जा ही रहा है। बात नहीं कर रहे हैं। आपके घर में अगर स्मार्ट नाम की कोई भी चीज़ अगर लगी हुई है, जैसे स्मार्ट टीवी लगा हुआ है, उसके अंदर हिडन कैमरा है, आपके बेडरूम तक की तस्वीरें जा रही हैं, इवन जब आपका टीवी बंद है तब भी, क्योंकि आपका वाईफाई 24 घंटे चलता है। भाई साहब भयंकर सीन क्रिएट होगा फिर तो। आपने एक लाइन नहीं सुनी क्या कि डेटा इज द न्यू फ्यूल? जिसके हाथ में डेटा है उसके हाथ में राज है। भाई साहब आपने देखिए मैंने नहीं देखी, एक्चुअली मैंने नहीं देखी। मैं बताता हूँ आपको, आपके मोबाइल पर क्या आएगा क्या नहीं आएगा, किस तरह की वीडियो आएंगी किस तरह की नहीं आएगी, ये सब कुछ वहाँ से डिसाइड होता है, सॉफ्टवेयर से, एल्गोरिदम से तैयार होता है। एक पर्टिकुलर एरिया में चुनाव है, उस चुनाव के जो 2.5 लाख वोटर्स हैं, 2 लाख वोटर्स हैं, उस वोटर तक कौन सी जानकारी जानी चाहिए और कौन सी नहीं जानी चाहिए। आप क्या कहते हो? सोशल मीडिया बड़ा हथियार है, लेकिन सोशल मीडिया को बनाने वाले के पास उसका सारा एल्गोरिदम अवेलेबल है। उसको मालूम है कि इस एरिया के अंदर इस पार्टी के इतने समर्थक हैं, इतने विरोधी हैं, ये इसकी वीडियो देखते हैं, ये इसकी देखते हैं, ये इसकी, सबका एल्गोरिदम है। उस एल्गोरिदम के हिसाब से आपका आधार कार्ड आपके वोटर कार्ड के साथ इन लोगों ने जोड़ दिया है। अब उनको ये मालूम है कि इस एरिया के इन लोगों के पास ये वोटर कार्ड है और इन वोटर कार्ड के ये फ़ोन नंबर हैं। वो फ़ोन नंबर उनको एक एक्सेल शीट में भरने हैं और वो टारगेट ऑडियंस में डालना है खाली, तो हर व्यक्ति के पास वही जाएगा जो वो भेजना चाहते हैं। तो सारा सोशल मीडिया उनको वही दिखाएगा जो वो बता रहे हैं। फिर उनको ये भी मालूम है कि आपके मोबाइल की लोकेशन हिस्ट्री से, आपके मोबाइल की एक्टिविटी से, कि आप दिन में कितने कदम चलते हो, आप कैसी जगह पर विजिट करते हो, आप कौन से प्लेसेस पर जाते हो, आपका जो खाने का स्टाइल क्या है, आपका खरीदारी का स्टाइल क्या है, आप डोनेशन किसको देते हो, आप कितनी महंगी चीज़ें खरीदते हो, कितनी सस्ती, सारा एल्गोरिदम है उनके पास। अब अगर मान लो उनको ये देख लेते हैं कि इस एरिया में इतने मोबाइल हैं और इतने मोबाइल में से इतने प्रतिशत लोग इतने से कम कदम चलते हैं, उनको केवल अखबार में एक खबर डालनी है कि इतने से कम कदम चलने वालों को हार्ट अटैक का खतरा, और फिर अगले दिन एक खबर डालनी है कि एक ऐसी चिप आई है जो हार्ट अटैक आने से 4 घंटे पहले आपके मोबाइल पर मैसेज दे देगी। आप लगा दोगे? मतलब आप क्या सोचोगे, आप क्या बोलोगे, आप क्या करोगे, ये सब कुछ वो डिसाइड करेंगे। इससे भी ऊपर चिंपैंजी के दिमाग में चिप लगाकर एलन मस्क चेक कर चुका है, जिसका नाम न्यूरालिंक है। आज से 7 साल पहले उसने वो बना के आदमी पर एक्सपेरिमेंट कर लिया था, लेकिन अखबार दिखा रहा है कि चिंपैंजी पे किया। असलियत में न्यूरालिंक को जब 5 साल पहले उसने खरीदा था एलन मस्क ने, उसी वक्त वो इंसान पर पूरी कार्रवाई कर चुकी थी। और उस वक्त बहुत से ऐसे केस आए थे जब कुछ बच्चों ने
अपनी नसें काटी थी, कुछ लोगों ने अपनी ही बहन का बलात्कार किया था, कुछ बंदों ने अपने ही पूरे परिवार, अपनी बीवी, दोनों बच्चों को सोते हुए काट डाला था। दिस वॉज ऑल इम्पैक्ट। ये करके देखा गया एक्सपेरिमेंट था, लेकिन लोग उसको समझेंगे कि ये डिप्रेशन में था, ये गरीबी में था, ये दुखी था, ये ऐसा था। लोगों तक जो खबर पहुंचानी होती है मीडिया वही खबर पहुंचाता है। ये एकदम से पूरी तरह से, आपको मालूम, आप मीडिया के आदमी हो, आपको पता है। मैं जब बेटे को लेके जाता था 2012 में, बेटा वंडर किड बना, उस वक्त मुझे ध्यान है, मैं जब जी न्यूज़ के चैनल पर था तो सुधीर और ये अवस्थी जो था अपना, सरदाना था, रोहित सरदाना भी था, वो लोग जब बैठे बात करते होते थे ना, तो उनके पास जो फीड आती थी, खबर आई है नेगेटिव चलाना है, खबर आई है पॉजिटिव चलाना है, मतलब इतना सा आता है बस। खाली उसी एक ही लाइन को वो किधर घुमा के चलाते हैं, ये सब कुछ मीडिया डिसाइड करता है मेरे दोस्त। तो लोगों के लिए इस्तेमाल करना है या लोगों को इस्तेमाल करना है, ये तय करता है मीडिया के घराने। और मीडिया के घराने किसके हाथ में हैं? जिनके हाथ में मीडिया के घराने हैं, उन्हीं के हाथ में आज साइलोज हैं, उन्हीं के हाथ में पेट्रोल पंप है, उन्हीं के हाथ में गैस के कनेक्शन है, उन्हीं के हाथ में डेटा है, उन्हीं के हाथ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू आपके डीसी दफ्तरों के अंदर जो प्राइवेट जो लगे हुए हैं वो हैं, उन्हीं के हाथ में आपका आधार कार्ड निंदर नीलकेणी के हाथ में, उन्हीं के हाथ में आपके बैंक जाने वाले हैं, उन्हीं के पास आपका सब कुछ जाने वाला है। तेल उनका, गैस उनकी, अनाज उनका, पेट्रोल पंप उनका, बैंक उनका। आपके पास क्या भाई? सबकी ज़मीन नीलाम होने को है। सब 99.9% ज़मीनें जो है इस टाइम पे लोन पे हैं, कर्जे पे है, सबका घर लोन पर है, सबकी गाड़ी लोन पर है। यहाँ तक कि आपके पास क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का चलन इतना बढ़ गया है कि आपके कच्चे तक लोन पर है मेरे दोस्त। भाई ये है ... वैसे ही बैन नहीं है भाई मीडिया में। आप वीडियो डालोगे ना तो जी चैनल उड़ जाओगा आपका। कर ये इतने खतरनाक, इस साइड आ जा भाई। तो मैं आपसे एक बात बताता हूँ। जब मैं बलहारा साहब को देख रहा था भाषण देने लग रहे थे, पहले तो मैं सोचा था कांग्रेस के आदमी है, भाजपा के खिलाफ है। इन्होंने भाजपा की माटी पिट्टी, फिर कांग्रेस की माटी पिट्टी, फिर जजपा, आम आदमी वाले टोपी पैर कर दे बेचारे, टोपी लोकोनी पड़ी, इतनी बूंदी माटी पिट्टी आम आदमी पार्टी की। उसके बाद फिर कम्युनिस्टों के बीच में घुस गए। कहीं आप हो किसके साथ? सच्चाई देखो, किसे तो वोट देनी है ना आदमी। देखो, पॉलिटिकल पार्टी गैर संवैधानिक चीज़ हैं इस देश के अंदर जी, कोई जिक्र नहीं है। और ये पॉलिटिकल पार्टियां कंपनियों की तरह बिहेव करती हैं, पब्लिक प्राइवेट कंपनियों की तरह। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, मालिक हैं इनके। आप देख लीजिए, किसी पार्टी का एक चेहरा है, वही मालिक है उसका, जो वो कहता है वही होता है। लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ इस देश के अंदर मौजूद नहीं है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, आपको लगता होगा ये पार्टियां अलग हैं, अगर आप सच्चाई देखेंगे तो एक एक पार्टी उसी तंत्र और उसी तंत्र के लिए काम कर रही है जिसको हम सिस्टम बोलते हैं, जिसको व्यवस्था बोलते हैं, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले चला रहे हैं, जो विदेशों से चलती है। आपको ये लगता होगा कि ये पार्टियां अलग हैं, लेकिन आपको ये नहीं समझते हैं कि जब इस देश के अंदर जब एक पार्टी के खिलाफ हवा बनने लगती है तो उसी वक्त दूसरे जो लोग जब बात कर रहे होते हैं तो वही लोग जो उस पार्टी में शामिल होते हैं वो पार्टियां बदल लेते हैं, वो उधर चले जाते हैं और फिर आप उन्हीं के गुलाम परमानेंटली रहते हो। तो ये आपका वहम हो सकता है कि पार्टियां अलग अलग है, मेरे लिए सब पार्टियां एक ही हैं। आम जनता ये सोचे कि बलहारा साहब को हम वोट देंगे तो बलहारा साहब जब पार्टी बनाए या पार्टी में आए तो बलहारा साहब भी उसी चीज़ का एक हिस्सा हो जाएंगे। बलहारा जिस दिन पार्टी बनाएगा तो ये समझ लीजिएगा वो आपको बेचने के लिए ही बनाएगा। बलहारा जिस दिन आपसे वोट मांगेगा तो ये समझ लीजिएगा वो आपको बेचने के लिए मांगेगा। मैं अपने लिए कभी जीवन में किसी से कोई वोट नहीं मांगूंगा। मैं देश की जनता हूँ, मैं देने वाला हूँ, मैं मांगने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं किसी से कभी कुछ नहीं मांगने वाला हूँ। मैं मांगने वाली स्थिति से बहुत ऊपर जा चुका हूँ। मैं अपना सब कुछ छोड़े बैठा हूँ। मैं इस वक्त मैं सरकारी नौकरी पर था, मेरी घरवाली सरकारी नौकरी पर थी। मैं जब देख चुका हूँ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर कुछ भी नहीं बचने वाला है, आपको अपने बच्चे बचाने ही मुश्किल हो जाएंगे, तो ये क्या करने वाला है? ये जो पॉलिटिकल पार्टियों वाले नेता रोज अपने बच्चों को गोदी में लेके मर तो रहे हैं, 10 साल के बच्चे को हार्ट अटैक, 15 साल के बच्चे को हार्ट, ये क्या खेल है भाई साहब? आपको समझ में नहीं आ रहा है कितना भयानक स्थिति है। अगर पूरी स्थिति को समझ लोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। ये खेल कब से शुरू हुआ? ये 1992 में 1392 में पेपल बुल जब तीसरा पेपल बुल जारी हुआ, जब पोप ने जब पुर्तगाल और से लेके अब तक है कि बलहारा और लोग आए नहीं बीच में जिन्होंने ऐसे समझाया। किसने कहा भाई साहब? सुभाष चंद्र बोस मर गया, वो आदमी समझाता समझाता मर गया। उसने अपनी आजाद हिंद सरकार बनाई, आजाद हिंद सेना बनाई, आजाद हिंद रुपया बनाया कि तुम्हारी व्यवस्था नहीं चाहिए, हम देश के आजाद नागरिक अपनी स्वायत्ता, इसीलिए उसको युद्ध का आरोपी बनाया था। जो इस आदमी लाल बहादुर शास्त्री लड़ा इस तंत्र से कि अमेरिका को कहा कि तुम्हारा अनाज नहीं चाहिए, अब हम अपने बेस पर करेंगे। उस आदमी को पता चला किसने मारा आज तक नहीं मालूम पड़ा। इंदिरा गांधी ने जब नेशनलाइज किया सब कुछ, सारे के सारे तंत्र नेशनलाइज कर दिए। टाटा था, टाटा के पास थी एयरलाइन, ये एयर इंडिया बनाया, इसका जितने इंस्टीट्यूशंस थे ये सारे करे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई,
नेशनलाइज, सब कुछ नेशनलाइज किया, उसको मार दिया गया। लोगों को लगता है कि वो सिखों ने मारी, सिखों ने नहीं मारी थी, इसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ने मारी थी। राजीव गांधी ने भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कही थी, उसको मार दिया गया। राजीव दीक्षित ने इसी पूरे प्रतंत्र का पर्दाफाश किया था, उसको मार दिया गया था। जो भी व्यक्ति इसके खिलाफ बोलेगा या तो उसको खरीद करके ताकत दे दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल 2011 में 12 में बैठ के समझाया था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसको सब कुछ पता है उसको कि कौन चला रहा है इस दुनिया को, लेकिन वो भी उन्हीं की गोदी में जाके बैठ गया। उस दिन हम उसके साथ थे, बिल्कुल डंके की चोट पर साथ थे, लेकिन आज डंके की चोट पे खिलाफ है कि उसको तो मालूम है, कोई दूसरा आदमी है उसको नहीं मालूम है। ओम प्रकाश चौटाला वो बोले थे 2009 में SCZ, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 12,000 एकड़ जमीन ये झज्जर वाली बेची थी, जिसको रिलायंस को दी थी, धक्के से खोस छीन के दी थी किसानों से, उस वक्त ओम प्रकाश चौटाला ने बयान दिया था 2009 के चुनाव से पहले कि अब की बार हमारी सरकार बना दो, तुम्हारे बच्चे अगले पीढ़ी 7 पुश्तों तक खाएंगे, और इस जो SCZ की जितनी जमीन है इनमें थारी तूड़ी भरवा देंगे किसान की, इन पूंजीपतियों से ले लेंगे। उसी वक्त भाई साहब अगले महीने के अंदर ही ओम प्रकाश चौटाला का नाम उस FIR में आ गया था, जहां उसका एक भी दस्तक नहीं है। 10 साल जेल काट के आया है ओम प्रकाश चौटाला, क्योंकि पूरे षड्यंत्र का पता था उसको। ये सारी लोकल पार्टियां, जितनी भी पार्टियां, स्थानीय पार्टियां हैं, प्रादेशिक पार्टियां, सारी खत्म करनी है। देश में ड्युअलिटी लानी है कि या तो ये या ये, और दोनों के दोनों उन्हीं के आदमी हैं। हमारा डॉट बिना सिक्योरिटी के घूम रहा है, इतने बड़े बड़े आदमियों को पहुंचा दिया। जॉन F कैनेडी अमेरिका का राष्ट्रपति था, राष्ट्रपति रहते हुए माथे में गोली मारी थी उसके, क्योंकि वो इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर चुका था। उसका भतीजा रॉबर्ट एफ कैनेडी, उसने किताब लिखी है द रियल एंथनी फाउची, जिसका पूरी डिटेल है। मेरा बेटा 17 साल का है, पूरे षड्यंत्र को एक एक लाइन को समझता है, कब से चालू और आज आपको कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। मेरे को तो ये मालूम है कि कोई सिक्योरिटी कुछ ना होती, सब कहने के भाई पुलिस वाले क्या सिक्योरिटी करते हैं, तो सारी खबर देते हैं कि कौन आदमी कहाँ जाना रहे, तो सिक्योरिटी दी उसको जाती है जिसकी खबर ही रखनी होती है। भाई साहब कौन किसको बचा रहा है, कौन किसको मार रहा है, जिसको जब मर्जी लपेट लो, कितना बड़ा खेल है भाई साहब। वो ये बोला था अपना मैं उसका नाम भूल गया यार, पर्यावरण मंत्री था जो जिसको मार दिया गया था, जिसने GM सरसों के खिलाफ बोला था। इन पूरे GM सरसों, आपको जो खिलाया जा रहा है, आपको जो दिखाया जा रहा है, आपको जो पिलाया जा रहा है पानी, आपको जो बाथरूम लेटरिन के अंदर जो सामान इस्तेमाल किया जा रहा है, सब कुछ आप प्रोग्राम्ड काम कर रहे हो और उस आपको रगड़ दिया जाएगा। अभी हम इसलिए बोल रहे हैं सिक्योरिटी के बिना इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि अभी तक इन लोगों को ये लगता है कि एकला आदमी है, फिर हैं न्यू में 100 कुतरू भौंक, कहीं से तो आपने न्यू सोच रहे हैं, तो इसलिए क्या उनको कोई फर्क नहीं पड़ता होता। आपके बोलने से कितना इस हरियाणा पे समाज में कितना फर्क पड़ा? समाज पे मैं जब समाज में निकला पहले तो लगता था कि यार मेरा बोलना कहीं व्यर्थ तो नहीं जा रहा हूँ, पर मुझे जब दिन के अंदर लगभग हर रोज़ जब मैं अगर बाज़ार में होता हूँ तो 200 से 250 आदमी मुझे ऐसा मिल जाता है, जबकि मैं ग्राउंड पे होता हूँ, जब मुझे वो बोलते हैं कि आपकी वजह से हमारा पूरा परिवार बच गया। तो 250 परिवार अगर दिन में मिल जाते हैं और उनके 5-5 आदमी भी अगर 3-3 आदमी भी अगर बचा दिए हों, तो दिन में अगर 1000 आदमी बचाने का मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इतने परिवार बचा दिया अपन है। तो पहली बात तो यह बहुत है, आदमी ने कहा अगर भाई एक आदमी की ज़िंदगी बचा दो वाई बतेरी, लेकिन हम तो लाखों करोड़ों लोगों की, कितनी दुनिया ने, वो DW हिसार वाले से मेरी जब बात हुई थी, वह जो वीडियो वायरल हुई, उसके बाद कितनी दुनिया ने कागजाम चढ़वाए थे। मगर उसके बाद जब फिर मैं गिरफ्तार होया, उसके बाद तो भाई साहब पूरा ये लॉकडाउन होता है इस टाइम भी, चाइना में इस टाइम भी लॉकडाउन चल रहा है, तो चाइना में जब आज भी लॉकडाउन है, हम भी लॉकडाउन में होते हैं, हमारा सब कुछ बर्बाद हो चुका होता। मैं नहीं समझूँ जनता सरकार मोर्चा ने देश बचा लिया, और पता नहीं, हालांकि इसका कोई घमंड नहीं है, या ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है ये करना चाहिए, इसलिए नहीं कर रहे कि हमने इसमें से कुछ निकालना है। इस मतलब ऑलरेडी छोड़ के बैठे हैं यार, मतलब न्यू उम्मीद छोड़ के बैठेगा पर कैसे साल काटेंगे, हम तो नहीं सोच रहे, जितने जी रहे हैं इतना और ऐसे साथी तैयार कर दें जो इसी दिशा में काम करना है, इसलिए जनता सरकार मोर्चा बनाया था अपन ने। अब आगे का क्या प्लान है? आप यहाँ पे धरने पाए, आपने ऐसा भाषण दे दिया, उन भाषण आना नहीं, अब तक स्टेज संभालनी औखी हो रही है, मैं माफ़ी मांग दे हंड है, ऐसा आपने बयान दे दिया। अब देखो आगे खातर तो मेरे ख्याल से लाख डर लाके ना माइक आपते दूंगा। तो देखो किसी से भी माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। चाइना इस पूरी दुनिया को सोशल क्रेडिट स्कोर दे चुका है। चाइना में कम्युनिस्टों की सरकार है। अगर मैंने तो हर पार्टी के बारे में बोला है, अगर स्पेशली कम्युनिस्टों को बुरा लगा है तो ये उनकी प्रॉब्लम है, और मैं तो सरेआम माफ़ी मांग लेता हूँ अगर उनको बुरा लगा है, लेकिन मैं उनके धरने पे बोला इसलिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। व्यक्तिगत तौर पर मुझे मालूम है कि कम्युनिस्ट तो इनसे भी खतरनाक है, क्योंकि केरला में निपा वायरस का सबसे पहले टेस्ट हुआ था, सबसे पहले PPE किट पहनकर पूरी वीडियोग्राफी, पूरे देश में दहशत बनाने का माहौल, ये सारे का सारा जो टीवी पे चला था ना, PPE किट पहन के आ रहे हैं, इतने लोग मर गए, लाशों का ढेर, वो सब कुछ पिक्चराइज था, कुछ भी रियलिस्टिक नहीं था, आपको मालूम होना चाहिए। सो एवरीथिंग वाज एन एजेंडा, और वो हमने पहले बता चुके, ये यहाँ से उठाया, ये यहाँ से उठाया, सारी वीडियोज अवेलेबल थी 9/11 की तरह।
तो वहाँ पे क्योंकि धरना पहलवानों का था, तो मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई ऐसा डिस्प्यूट क्रिएट हो, तो इसलिए मैंने उनको बोलता हूँ कि मैं अभी अगर उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं है। दूसरी बात ये, आम आदमी पार्टी वाले लोग थे, अब गले में पटका पहन के आ जाते हैं यार, मतलब टोपी पहन के आ गए हैं। अब वो अपनी पार्टी का प्रचार करने हैं कि समर्थन देने आए हैं? जब आप जाओगे वहां पर आगे स्टेज के ऊपर जाकर के, स्टेज पे जाकर के आप बोलोगे कि हम आम आदमी पार्टी से आए हैं समर्थन देने, तो आम आदमी पार्टी का नाम बोला जाता है ना स्टेज से, तो उसमें तुमको समर्थन लेने में क्या दिक्कत है? क्या तुमको अपनी पार्टी का प्रचार करना, तो यहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो इसका मतलब तुम वहां जाकर के बहती गंगा में हाथ धो लोगों कर रहे हो? ये प्रोपेगेंडा को मैंने पर्दाफाश किया खाली मैंने। तो अगर उसको बुरा लगा, मतलब अगर धरने को आयोजन करने वालों को अगर ये लगता है कि इससे कोई डिस्प्यूट क्रिएट होने वाला है, तो वो उन्होंने बोल दिया उनको, भाई नहीं शांति रखो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ऐसा कोई था नहीं, मतलब ऐसा कोई बात नहीं थी, तो नॉर्मल चीज़ें होती हैं आंदोलनों के अंदर। और ये मेरा विचार है व्यक्तिगत, अगर उसको विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, ये 3 चेहरे हैं इस आंदोलन के, इन तीनों में से कोई एक बोलता है तो बात बनती है ना। और फिर दूसरी बात क्या होती है कि उस मोमेंट, हीट ऑफ द मोमेंट में आप क्या कर रहे हो आपको नहीं मालूम है। पिछली बार जब धरना दिया गया था तो बजरंग पूनिया भी तो केवल ट्वीट करके कह दिया था कि हमारा समझौता हो गया और हमारी बात मान ली गई है। उसको नहीं मालूम होता ना कि इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो ये इट हैपन्स, मतलब इट नॉट बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं मानता मैं। अच्छी बातें कर रहे हो, इंटेलिजेंट बातें कर रहे हो। ये जो अभी आंदोलन चल रहा है, क्या ये राजनीतिक रूप ले चुका है? क्या ये पहले राजनीतिक शिकार है या अभी ठीक है? देखो जगदीप भाई, राजनीति शब्द का इस्तेमाल करना हम लोगों को वाइजली चाहिए। आपका बच्चा अस्पताल में पैदा होगा कि घर में पैदा होगा, सरकारी में पैदा होगा कि प्राइवेट में पैदा होगा, फ्री में पैदा होगा कि हज़ारों रुपए खर्च करके पैदा होगा, उसको कौन से इंजेक्शन्स लगेंगे, कौन से नहीं लगेंगे, और उसके कितने पैसे खर्च होंगे, कहाँ पड़ेगा, कहाँ नहीं पड़ेगा, कितना सुरक्षित रहेगा, कौन रेप करेगा, कौन छेड़ेगा, कितना नशा होगा, कैसी राजनीति होगी, ये सब कुछ राजनीति तय करती है। इन बच्चों के साथ जो हुआ वो भी राजनीति थी, जो इन्होंने विरोध किया वो भी राजनीति है। राजनीति 24 घंटे हो रही है। राजनीति घरों में भी होती है, जब हम कहते हैं अपने बड़े बेटे को कि बेटा तेरा छोटा भाई है, कोई बात नहीं, मार दिया, तो ये भी राजनीति होती है। राजनीति आपके हर कदम पर है। 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति राजनीति करता है, जिसने किसी को सपोर्ट या वोट किया है वो राजनीति में शामिल है डायरेक्टली। इसलिए राजनीति इज नॉट ए बैड थिंग। दिक्कत है गलत आदमी है। हाँ, अगर आप केवल ये समझते हो कि वोट डालना ही राजनीति है, ये बहुत गलत है। वोट डालने के बाद पूरे 5 साल अपनी वोट की पहरेदारी करना भी राजनीति होती है। ये पहलवान उस वोट की पहरेदारी कर रहे हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम तुमको कुछ आदेश दे रहे हैं। इनको बोलना चाहिए आदेश देने के मोड में, इनको बताना चाहिए जनता सरकार है, तुम मालिक नहीं हो, तुम प्रतिनिधि हो हमारे। यहां पहलवानों को मांगना नहीं चाहिए, आदेश देना चाहिए। इतना समर्थन इनके साथ है, एक एक खाप, एक एक पंचायत, एक एक गांव इनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। एक बार ये आवाज तो लगाएं। ये इनसे मांग क्यों रहे हैं? मेरे को तो आपत्ति इस बात से भी होती है। मैं तो ये कहता हूं तुम आदेश दो, तुम कहो एक बार करना क्या इनका। ये यहाँ खड़े नहीं पाएंगे, ये सेंट्रल विस्टा सारा उठा के ले जाएंगे। जुगर वो लोहागढ़ का जो अपना था, अपना सूरजमल पूरा दरवाजा पाड़ के ले गया था ना, सूरज ने ले जाएंगे, संसद में पाड़ के ना, कोई चक्कर को नहीं है। ये एक बार बोल रहे तो ये राजनीतिक रंग नहीं ले चुका है, इसको बीजेपी वाले इस्तेमाल कर रहे हैं केवल, क्योंकि इसको जातीय रंग दे रहे हैं। यहाँ खड़ा रहने से उनको सूट कर रहा है, क्योंकि जब टीवी के अंदर डिबेट चलती है तो पहलवान एक बैठा होता है, एक उनका टीवी का प्रवक्ता बैठा है, एक उनका सांसद एंकर के साथ साथ एक उनका पार्टी का प्रवक्ता बैठा है, एक ब्रजभूषण का साथी बैठा है और एक चौथा समाज सेवी। 4 लोग तो बात कर रहे होते हैं ब्रजभूषण के फेवर की, एक आदमी बेचारा इधर बैठा होता है। तो 10 मिनट बोलने में से 2 मिनट तुम्हारे वाला बोलता है, 8 मिनट उनके वाले बोलते हैं, तो जनता के अंदर नेगेटिव परसेप्शन बनता है। तो सरकार को तो सूट कर रहा है। और जब सबसे बड़े चैंपियंस की बात नहीं सुनी तो हमारी कौन सुनेगा, ये परसेप्शन अगर समाज में बन गया तो कितना सत्यानाश है। होपलेसनेस की सिचुएशन से ऊपर कुछ भी नहीं है भाई, निराशा से ऊपर कुछ नहीं होता। समाज का नाश हो जाएगा अगर समाज में निराशा आ गई तो। ये तो उम्मीद की किरण है मेरे दोस्त, ये तो इनका तो एहसान इस समाज को मानना चाहिए, सारे समाज को मानना चाहिए। तो भाई हमारे बलहारा साहब, इतना खजाना है इनके पास, इतना खजाना है। एक बारी हरियाणा में, कभी हैदराबाद में, कभी वहाँ पे, कभी पश्चिम बंगाल में, कभी वहाँ पे। इनके साथ बैठ कर अगर वीडियो बनाओ ना तो मेरी जो 4-4.5 जो वीडियो है ना वो भी थोड़ी पड़ जाए, इतना बड़ा इनके पास कंसेप्ट है। तो फिलहाल इतने छोटे से मोबाइल में इतनी ही वीडियो काफ़ी है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा मिलूंगा, खुल के बात करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो भाई ये वीडियो आपने कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।